और कोयलांचल की सीटों का रुख करते हैं। कोयलांचल की कुछ सीटें जिन पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, उसमें सिंदरी की सीट है। अब सिंदरी में जंग इस बार कितनी दिलचस्प नज़र आ रही है, क्योंकि कोयलांचल की अहम सीट इसे माना जाता है। CPI-ML से यहाँ चंद्रदेव महतो चुनावी मैदान में है। इंद्रजीत मेहता जो बीमार हैं, उनकी पत्नी तारा देवी यहाँ से चुनावी मैदान में BJP की टिकट पर है। तो वहीं JLK ने भी कैंडिडेट उतारा है। उषा देवी यहाँ कैंची छाप से चुनाव में पूरा दमखम लगा रही है। तो ये जो तीन कैंडिडेट हैं, इनके बीच में क्या त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। CPI-ML का ये जो कुछ इलाके हैं कोयलांचल के, ये गढ़ माने जाते रहे हैं लेफ्ट पार्टियों के। तो क्या यहाँ पर इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी को टक्कर दे पाएंगे चंद्रदेव महतो? क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है रंजन जी सिंदरी में? देखिए, अगर हम सिंदरी की बात करें तो यहाँ भी आपको एक नजदीकी मुकाबला देखने को मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पर आमतौर पर अब तक आप देखिए तो या तो त्रिकोणीय मुकाबले होते रहे या कई बार वो चतुष्कोणीय भी हो जाया करता था, लेकिन इस बार जो परिस्थिति है उसमें लग रहा है कि आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि JLK ने यहां से प्रत्याशी उतारा है उषा देवी को, उषा महतो हैं वो भी, और यहां पर अगर आप देखिए तो तारा देवी और फिर जो है बबलू महतो मतलब चंद्रदेव महतो और फिर उषा देवी महतो, साथ में शंकर महतो भी चुनाव में उतर गए हैं। तो यहां पर जो महतो वोटर्स हैं उनमें बिखराव हो सकता है, क्योंकि सभी अपने अपने हिस्से के वोट निकाल सकते हैं। यहां पर लगभग 15% जो है वो कुर्मी वोटर्स हैं। वैसे आम तौर पर जो सिंदरी के कुर्मी वोटर्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो BJP के बजाय शुरू से जो है वो माले को वोट करते रहे हैं, क्योंकि यहां से आनंद महतो जो हैं वो चुनाव लड़ा करते थे। मासस के बड़े लीडर थे, कई बार उन्होंने चुनाव जीते। उनके बारे में कहा जाता है कि झारखंड बनने के पहले वो कभी सिंदरी से चुनाव हारे नहीं और झारखंड बनने के बाद कभी वो जीते नहीं। ये बात भी है, लेकिन वो जीते भले नहीं, लेकिन हर बार दूसरी पोजीशन पर रहे। अब उन्हीं के बेटे हैं चंद्रदेव महतो मतलब बबलू महतो, वो ताल ठोक रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस सीट को एक बार फिर से जो है उनके पास आए, वामपंथ के पास आए, लेफ्ट के पास ये सीट आए और माले और मासस का इस बार गठबंधन माले में विलय हो गया है मासस का। तो अब जो है यहां पर माले प्रत्याशी के रूप में आपको चंद्रदेव महतो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अगर आप 1985 से देखें तो निर्दलीय एक बार यहां से जीता है, मासस 2 बार और BJP 4 बार और JVMP 1 बार। मतलब BJP को यह सीट जो है वो मिलती रही है 2000 में, 2005 में, 2014 में, 2019 में। तो झारखंड बनने के बाद जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें 3 में BJP जीतने में सफल रही है और एक बार फूलचंद मंडल जो है वो जीते हैं JVMP के टिकट पर। हालांकि फूलचंद मंडल पिछली बार जो है वो JMM के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि फूलचंद मंडल जो हैं वो किस तरफ हैं, उनके जो वोटर्स हैं वो किधर जाएंगे। जो मंडल वोटर्स हैं जिनकी संख्या यहां पर अच्छी खासी है 5-6% के आसपास, वो किधर जाएंगे। तो जब चंद्रदेव महतो को टिकट मिला तो वो गए फूलचंद मंडल से मिले, लेकिन उसके बाद जो है तारा देवी भी गई, वो भी फूलचंद मंडल से मिली। एक्चुअली फूलचंद मंडल पहले BJP में भी थे और BJP से वो आपको 2000 में चुनाव जीतने में सफल भी रहे थे। तो वो जो हैं उनसे मिली। इन सब के बीच जो है एक खबर ये आई कि जो फूलचंद मंडल के बेटे हैं धर्मीधर मंडल, उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया है। तो ये एक आप कह सकती हैं कि जो इंद्रजीत महतो की पत्नी है तारा देवी, उनके लिए जो है एक राहत वाली खबर आप कह सकती हैं कि वो यहां पर दिखता है। इसके अलावा देखिए तारा देवी के पास कुछ सिंपैथी वोट भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक एंटी इनकम्बेंसी भी इस क्षेत्र में काम करती है, क्योंकि अगर आप देखिए पिछले 4 बार में से अगर 3 बार जो है BJP जीती है और एक बार JVMP जीता है, तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से बनती है। उसका कितना इंपैक्ट है, उसका कितना असर है और क्या उसका असर सहानुभूति से नलिफाइड हो जाएगा, ये इस चुनाव के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन मुकाबला कड़ा होगा। उषा देवी जितना
जितना वोट लाएंगी, जो कि JLKM की प्रत्याशी हैं, वो कुर्मी वोटों में जितना डेंट मारेंगी, नुकसान यहाँ पर ये आपको चंद्रदेव महतो को ही होगा, माले को ही यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि महतो यहाँ पर जो है माले को वोट पहले करते थे। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर भी बन रहा है। उषा देवी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए वो मेहनत कर रही हैं। कितना सफल हो पाती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सिंदरी में एक करीबी मुकाबला, नजदीकी मुकाबला। अब देखना सिर्फ इतना है कि यह आमने सामने की लड़ाई होती है या ये मुकाबला त्रिकोणीय होता है। चलिए, तो बहुत दिलचस्प मुकाबला सिंदरी में भी नजर आएगा। और कोयलांचल की एक और अहम सीट जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है और ये है बेरमो की सीट। बेरमो में जंग इस बार क्यों दिलचस्प बनी हुई है ये आपको बता दें। बेरमो में कांग्रेस से फिर से अनूप सिंह चुनावी मैदान में है, कुमार जयमंगल, और वहीं बीजेपी ने रविंद्र पांडे को यहां से मौका दिया है, जबकि JLKM के जो अध्यक्ष हैं जयराम महतो खुद यहां से चुनावी मुकाबले में हैं। तो अब ये सीधे सीधे त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। अब ऐसे में कुमार जयमंगल के लिए क्या यहां मुश्किल होती है? जयराम महतो के आने से क्या यहां समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे और कुछ नया डिसीजन यहां देखने को मिलेगा जनता का? इस पर लगातार चर्चा हो रही है। रंजन जी, अब बेरमो की सीट कितनी दिलचस्प बन गई है? क्या त्रिकोणीय मुकाबला वाकई यहां जयराम बना पा रहे हैं? देखिए, जो बेरमो है वहां पर रविंद्र पांडे, कुमार जयमंगल सिंह और जयराम, 3 हेवीवेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, और इन तीनों हेवीवेट में कौन पड़ेगा भारी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ का जो चुनाव है वो लोकसभा का और विधानसभा का कई बार अलग अलग दिखता है। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखें तो कुमार जयमंगल सिंह के जो पिता हैं राजेंद्र सिंह, जो कि राजेंद्र बाबू जो हैं, वो उनके लिए ये ट्रेडिशनल सीट रही थी और वो यहाँ से अक्सर जो है वो जीतते रहे थे। 1985 में जीते, 90 में जीते, 95 में जीते, फिर इधर आप देखिए तो 2000 में जीते, 2009 में जीते, फिर 2019 में भी जीते, और फिर उनके निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई तो कुमार जयमंगल सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमाया, और वो भी 50% से ज्यादा वोट लाते हुए। तो अगर आप ये स्थिति को रिटेन कर लेते हैं तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कौन जीतेगा अगर 50% से ज्यादा वोट आ जाता है। लेकिन जब आमतौर पर बाई इलेक्शन होता है और किसी के निधन के बाद जब चुनाव होता है तो एक सहानुभूति वोट भी उसके साथ जो है वो जुड़ा होता है, जो समय के साथ साथ बाद में नहीं रह जाता। अगर आप इस बार का लोकसभा चुनाव देखें, क्योंकि जयराम उस चुनाव में लड़ रहे थे, तो आप ये देखते हैं कि आजसू को यहां पर 84,651 वोट मिले थे, JMM को 59,183 वोट मिले थे, और जयराम 53,393 वोट लाने में कामयाब हुए थे। और उस समय स्थिति क्या थी कि उस समय जो 3 प्रत्याशी थे, CP चौधरी, मथुरा महतो और जयराम महतो, तीनों जो है वो कुर्मी प्रत्याशी ही थे, कुर्मी समुदाय को ही रिप्रेजेंट करते थे। तो अब जो है स्थिति ये है कि वैसे में जब 53,000 वोट जयराम लेकर आए, जिसमें कि कुर्मी वोटों में बंटवारा हुआ होगा, तो इस बार उनको उम्मीद होगी कि कुर्मी वोट उनको इंटैक्ट एक जगह मिले और उसमें बंटवारा ना हो, तो वो अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो चाहती होगी कि जो आजसू ने सीट लाए थे 84,651, उसको वो रिटेन कर ले। और बात तो सच है कि अगर वो रिटेन कर ले तो वो बाजी मार लेगा। अगर जयराम 53,000 में और कुर्मी वोट जोड़ लें तो वो रिटेन कर लेंगे। लेकिन बात तो यह है कि अगर जयराम कुर्मी वोट निकालेंगे तो वो आजसू की तरफ से भी तो निकलेगा, तो वो 84,000 वहां बच नहीं जाएगा। रविंद्र पांडे से भी वोट जो है वो कम होगा। अब उतना ही कम नहीं होगा। अगर JMM को 59,183 वोट आया था तो उसमें से कुर्मी वोट निकलकर अगर जयराम की तरफ जाता है तो आप ये भी तो मानकर चलिए कि जो आजसू को राजपूत ने वोट किया होगा वो वोट निकलकर वापस कुमार जयमंगल सिंह के पास जाएगा। तो बड़ा ही दिलचस्प स्थिति है और वोटों का बंटवारा जो है बहुत आपको इफ और बट पर जो है वो लगा हुआ है। हालांकि अगर आप समीकरण देखिए तो अनूप सिंह के लिए समीकरण आपको थोड़े से फेवरेबल दिखेंगे, क्योंकि यहां पर मुस्लिम 12.6% है। अब अगर जयराम ने इसमें सेंधमारी कर ली
तब अनूप सिंह के लिए मुश्किल हो सकती है। फिर आप राजपूत वोटर्स देखिए तो वो 11.1% है। जो एसटी वोटर्स हैं वो 15.8% हैं। कांग्रेस का जेएमएम से गठबंधन है तो अनूप सिंह को लगता होगा कि बड़ा हिस्सा उनके पास आएगा, फिर एससी में उनको अपना हिस्सा मिलेगा, तो उनकी संख्या जो है मत प्रतिशत जो है एक अच्छे स्थिति में पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ रविंद्र पांडे हैं, वो देखते हैं कि हाँ कितना वोट आ सकता है। तो पिछली बार जो बीजेपी को बाई इलेक्शन में यहां वोट आए थे वो लगभग 43% के आसपास आए थे। अगर वो उसको रिटेन कर लें तो उतने से काम चल जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि कोई उतना रिटेन कर पाएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह दिखता है। और फाइट तो ट्रायंगुलर ही होगी, क्योंकि जयराम के भी अपने समीकरण हैं। कुर्मी वोटर्स उनकी तरफ आएंगे, प्लस जो युवा वर्ग है वो उनकी तरफ आकर्षित होता है। जो श्रमिक वर्ग है, चूंकि खुद को उन्होंने श्रमिक नेता के रूप में भी प्रोजेक्ट कर लिया है और स्थापित कर लिया है, तो वो वोट में से भी वो अपना हिस्सा लेंगे। प्लस जो उनका बाहरी भीतरी वाला जो एक ये चलता है उसका लाभ उनको मिल सकता है। जबकि जो बाहरी वोटर्स की बात करें तो वो 2 जगह बट सकता है। तो तीनों चूंकि हैवी वेट हैं, तो किस तरह से वोटों का अरेंजमेंट होता है, आप मानकर चलिए कि बिल्कुल एक नए तरह से वोटों का अरेंजमेंट आपको बेरमो में देखने को मिलेगा। अब उसमें किसका पलड़ा भारी है फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा और उसमें कौन किसका नुकसान करेगा और कौन किसका फायदा करेगा यह बताना बहुत मुश्किल है, और उसमें कौन बाजी मार लेगा यह भी बताना मुश्किल है। वाकई तो बेरमो की जंग बहुत दिलचस्प और सबकी नजरें टिकी रहेंगी बेरमो पर। जयराम के आने के बाद यहाँ पर मुकाबला बेहद ही खूबसूरत हो गया है और उस पर नजरें भी हमारी बनी हुई हैं। बीट है टुंडी की सीट। टुंडी की सीट भी बहुत अहम है। यहाँ मथुरा महतो फिर से जेएमएम की टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो विकास महतो को बीजेपी ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जेएलकेएम से यहाँ कैंडिडेट हैं और मोतीलाल महतो, और वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये जो कोयलांचल का इलाका है जेएलकेएम का प्रभाव इन इलाकों में कई सीटों पर दिख रहा है। टुंडी की जंग को कैसे देख रहे हैं? क्या इस बार जो समीकरण हर बार रहता है मथुरा महतो के साथ वो इस बार भी नजर आ रहा है, या जेएलकेएम के उतरने से यहाँ रंजन जी थोड़ा सा चुनाव दिलचस्प बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, मथुरा महतो, मोतीलाल महतो और विकास महतो, तो जो महतो वोटर्स हैं वो बटेंगे, ये आप मानकर चलिए। तो ये एक तरफ हो गए। तो जो बाकी जातियां हैं उन पर निर्भर करेगा कि वो वोट किस तरह से करते हैं। अब देखिए, मथुरा प्रसाद महतो एक अनुभवी नेता हैं, यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। अब तक 3 बार जीत चुके हैं, 2005 में, 9 में और फिर 19 में। वो जीत का चौका लगाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहां पर जो मैं देख रहा हूं कि हर बार जो है फाइट या तो ट्रायंगुलर हुई है या कई बार मल्टी कॉर्नर फाइट भी यहां पर हुई है, इसलिए किसी का मत प्रतिशत आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। जैसे 2005 में मथुरा प्रसाद जीते तो उनका जो मत प्रतिशत था वो लगभग 38% के आसपास था। 2009 में जीते तो उस समय 30% था, और 2019 में जीते तो फिर 37.5% था। तो एक आप मान सकते हैं कि 36-37% जो है इनका बेस वोट है। लेकिन अगर आप बीजेपी की बात कीजिए तो उसका बेस वोट यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, वो 24-25% के आसपास दिखता है। अब अगर उसमें आजसू भी जुड़ जाता है तो वो 30-32% के आसपास पहुंचता है। लेकिन इस बार जो है एक एंट्री जो है मोतीलाल महतो की भी हुई है, वो भी अपने हिस्से का वोट निकालना चाहेंगे। महतो वोटर्स तो निकाल लेंगे, और बाकी युवाओं को वो कितना अपील करते हैं ये एक बड़ा सवाल है, और इसी पर निर्भर करेगा कि ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर ये आमने सामने की लड़ाई ही रह जाएगी। लेकिन एक जो दिलचस्प बात है और जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हर चुनाव में सबा अहमद यहां से चुनाव लड़ते थे और उनकी पैठ यहां पर बहुत अच्छी थी। यहां से वो चुनाव भी जीते हैं। 1995 में भी वो यहां से विधायक चुने गए थे। फिर आप देखिएगा तो वो 2000 में भी सबा अहमद आपको दिखेंगे, और बाकी समय भी जब वो लड़ते थे तो दूसरी या तीसरी पोजीशन पर रहते थे। जब 2019 में उन्होंने अपना आखिरी चुनाव लड़ा तब भी वो 13
20.2% वोट लाने में कामयाब हुए थे। इस चुनाव में जो टुंडी क्षेत्र के दो बड़े नाम हैं, सबा अहमद और राजकिशोर महतो, वो नहीं है क्योंकि दोनों का निधन हो गया है। तो अब जो मैं कहना चाह रहा था वो बात ये कि जो सबा अहमद के वोट खाली हुए हैं वो किसको जाएंगे। अगर वो मुस्लिम वोटों में अपना हिस्सा 12-13% निकालते थे तो नेचुरली उसका लाभ जो होगा वो मथुरा महतो को होगा, और अगर मथुरा महतो वो वोट अपनी तरफ ले आते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। अगर उसमें मोतीलाल महतो अंदर चले जाते हैं, उसमें से कुछ वोट निकालते हैं, तो फिर मथुरा महतो को मुश्किल हो सकती है, लेकिन ऐसा दिखता अभी तक तो नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो टुंडी के समीकरण हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो मथुरा प्रसाद महतो और विकास महतो के बीच में है। मोतीलाल महतो यहाँ इसे त्रिकोणीय बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो समीकरण है वो मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में दिखते हैं। तो स्लाइट एज यहाँ पर टुंडी में हमको मथुरा प्रसाद महतो को अभी देना होगा। वैसे चुनाव है, आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है और जनता मालिक होती है, उसके मन में क्या है वो तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, उसके आधार पर मथुरा महतो को यहाँ पर स्लाइट एज दिख रहा है। चलिए, तो ये टुंडी की जंग थी। अब टुंडी के बाद एक और अहम सीट, और वो है गांडे की सीट। गांडे की सीट में जेएमएम की टिकट पर फिर से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी की मुनिया देवी यहां ताल ठोक रही हैं। तो मुनिया देवी कितनी टक्कर दे पा रही हैं कल्पना सोरेन को, और क्या कल्पना सोरेन फिर से इस बार गांडे की सीट जीत पाएंगी? अब कहा जाता है जेएमएम के लिए बहुत सेफ सीट है गांडे की सीट, समीकरण जेएमएम को फेवर करते रहे हैं, इसलिए सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलवाया गया और कल्पना सोरेन ने यहां से उपचुनाव जीता। अब क्या मुनिया देवी के आने से ये सीट थोड़ी टफ सीट बन गई या टफ मुकाबला बन गया? रंजन जी, गांडे के समीकरण फिलहाल क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, अगर हम गांडे सीट की बात करें तो ट्रेडिशनली ये जेएमएम की ही सीट रही है। जैसा आपने बताया कि यहाँ का जो समीकरण है वो जेएमएम को सपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जेएमएम की जीत का जो फार्मूला होता है खास करके संथाल में, वो होता है आदिवासी प्लस मुस्लिम वोट, और वो चीज यहाँ पर दिखती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आदिवासी हैं वो 20.23% हैं और जो मुस्लिम हैं वो 26.80% हैं। मतलब 47% वोट यहीं पर हो जाता है। और फिर जब आप बाई इलेक्शन के रिजल्ट देखती हैं तो आपको दिखता है कि कल्पना सोरेन को 50.54% वोट आया था। मतलब ये फार्मूला पूरी तरह से बाई इलेक्शन में इंप्लीमेंट हुआ था। दूसरी तरफ जो मुनिया देवी हैं जिप अध्यक्ष, तो उनका भी एक इस क्षेत्र में जो है उनकी एक पहचान है। वो चूंकि उनका जो मायके है वो गांडे में ही है, तो वो खुद को गांडे की बेटी कहकर संबोधित करती हैं। ये बात है, उनकी तारीफ बनती है। बहुत जमकर वो चुनाव लड़ रही हैं, कड़ी टक्कर देना चाहती हैं, कोशिश भी कर रही हैं, मेहनत बहुत कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो गांडे में एक घटना घटी थी जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा, वो था कि जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे रिजवान अंसारी, मतलब अकील अख्तर, उन्होंने जो है वो नॉमिनेशन तो कर दिया था, लेकिन नाम वापसी से पहले जो है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया आखिरी दिन, और फिर जो है अब जो है वो जेएमएम के साथ हो गए हैं। मतलब कल्पना सोरेन को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उसका अगर आप इफेक्ट देखें तो उसका इफेक्ट दोनों तरफ दिखता है। देखिए, अगर रिजवान अंसारी मुस्लिम वोट काटते तो नुकसान जो है वो कल्पना सोरेन को होता, लेकिन ये भी बात था कि रिजवान अंसारी को कुर्मी वोट भी मिलते, तो वो जो नुकसान होता वो आपको होता मुनिया देवी का। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में जो है लाभ अगर कल्पना सोरेन को हुआ है तो लाभ आपको मुनिया देवी को भी हुआ है। तो स्थिति कमोबेश वही बनी हुई है। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मुनिया देवी जिस तरह से चुनाव लड़ रही हैं और जो बातें कह रही हैं वो लोगों को कितनी अपील करती हैं। क्योंकि 6 महीने पहले ही कल्पना सोरेन ने यहां से 27,149 वोटों की जीत अर्जित की थी।
अब 6 महीने में कोई एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा बन जाए, मुझे इसकी वजह समझ में आती नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, और जो दोनों के लिए चैलेंज है, तो देखिए मुनिया देवी के लिए चैलेंज है कि जो दिलीप वर्मा ने प्रदर्शन किया था, 38% वोट लाए थे, उसमें वो और कितना इजाफा कर सकती हैं। और कल्पना सोरेन के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि जो जीत उनको बाई इलेक्शन में मिली थी 27,149 वोटों की, वो इस मार्जिन को बढ़ा पाती हैं या नहीं, ये एक सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत हार जीत पर यहां पर बहुत ज्यादा संभावना दिखती नहीं, लेकिन जैसा मैं कहता हूं, चुनाव भी उस क्रिकेट मैच की तरह है जहां आखिरी गेंद तक जो है मुकाबला चलता है और कई बार आखिरी गेंद पर बाजी पलट जाती है। तो वो चीज है, लेकिन संभावना अगर आप देखें तो यहां पर कल्पना सोरेन की मजबूत दिखती है, उन्हें एज दिखता है। बस वही एक चीज है कि मार्जिन बढ़ती है या घटती है, और मुनिया देवी जो दिलीप वर्मा वोट लेकर आए थे उससे ज्यादा वोट लाने में कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं। चलिए, गांडी की सीट में दिलचस्प मुकाबला। इसके अलावा एक और सीट, अहम सीट है, ये सीट है जमुआ की सीट। तो छोटे में रंजन जी, जमुआ की सीट में किस तरह की जंग आप देख रहे हैं? देखिए, जो जमुआ की सीट है उसमें प्रत्याशियों की अदला बदली हो गई है। जो मंजू कुमारी पिछली बार जो है वो आपको इंडिया फोल्डर की तरफ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, वो इस बार बीजेपी की प्रत्याशी हैं। और जो केदार हाजरा पिछली बार बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे, वो अब कांग्रेस के माफ कीजिएगा जेएमएम के टिकट पर चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। तो यहां पर मंजू कुमारी और केदार हाजरा के बीच में जो है वो टक्कर है। अब कमल खिलता है या तीर धनुष चलता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दोनों के अपने समीकरण हैं। देखिए, बीजेपी को लगता है कि पिछली बार जो है उन्हें 33.67% वोट मिले थे, उसमें अगर जेवीएम और आजसू के वोट मिल जाएं तो वो 50% के आंकड़े को पार कर लेता है। और अगर ये ऐसा हो जाता है तब तो फिर मंजू कुमारी के लिए कोई मुश्किल ही नहीं रहेगी। लेकिन ये भी बात है कि जो बीजेपी को 33.67% वोट आए थे, उसमें केदार हाजरा का इंडिविजुअल वोट कितना था, अगर वो वोट उसमें से निकलता है तब फिर जो है जेएमएम की स्थिति कैसी रहती है। जेएमएम को लगता है कि पिछली बार मंजू देवी को 23.21% वोट आए थे, और इसके अलावा माले को 9.17% वोट आए थे। तो अगर वो दोनों को जोड़े तो वो 32-33% के आसपास पहुंचता है। लेकिन यहां पर भी वही सवाल है कि वो जो 23.21% वोट थे उसमें मंजू कुमारी के वोट कितने हैं। तो अगर सीधा सीधा आप देखें तो आंकड़े आपको दिखते हैं कि बीजेपी को अगर आजसू और उसके वोट जेवीएमपी के वोट ट्रांसफर हो जाएं तो फिर उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक चीज और भी है कि यहां पर देखिए, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 19.8% एसटी बहुत नहीं है 5.56%, और एससी 15.4%। तो इसमें बंटवारा होगा। तो यहां पर जो चंक है वो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा। ये सही है कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी है, लेकिन एसटी वोटर्स उतने नहीं हैं जो कि जेएमएम की तरफ जो है वो जाकर कोई करिश्मा कर दे। वो 5.5% के आसपास हैं। तो फिर भी ये चुनाव, चूंकि केदार हाजरा जो हैं वो यहां से जीतते रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं, तो उनकी एक अपनी पकड़ है। लेकिन चूंकि 2 बार के विधायक हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी है, और कुछ ऐसी ही रिपोर्ट आई होगी तभी उनका बीजेपी से टिकट कटने की बात हो रही थी। तो एक चुनाव जो है दिलचस्प चुनाव है, लेकिन इस आधार पे आप किसी को विजेता अभी घोषित नहीं कर सकते। बराबरी का ही मुकाबला होगा। अब इसमें बाजी कौन मारता है ये 23 नवंबर को पता चलेगा। तो 23 नवंबर को कई दिलचस्प मुकाबलों के नतीजे आएंगे, और लगभग 81 विधानसभा सीटों पर, हर सीट पर हमने चर्चा की है। हर सीट के मुकाबले को जाना है, हर सीट का मिजाज जाना है। अब जनता को तय करना है। 20 तारीख को जनता 38 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएगी, और 23 तारीख को परिणाम आएगा। वो तस्वीरें भी आपको हम सीधे सुबह से लगातार दिखाएंगे, और पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।